नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं 9 PM खबरनामा। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। सबसे पहले सुर्खियों पर एक नजर। T20 आलमी कप में हिंद पाक मुकाबला धर्मशाला से कोलकाता मुंतकिल। सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर लिया गया फैसला, ICC का बयान। हिंद पाक मुकाबले पर अब पाकिस्तान का नया दांव। PCB ने कहा हुकूमत हिंद सिक्योरिटी से मुतालिक कराए यकीन दहानी। हिंद पाक मुकाबले को कोलकाता मुंतकिल किए जाने पर वज़ीर आला ममता बनर्जी ने किया खुशी का इजहार। कहा खूबसूरत शहर में हमेशा इस्तकबाल के लिए तैयार। पीएम मोदी ने पार्लियामेंट में कांग्रेस के लिए चुटकी। कहा कांग्रेस को मृत्यु की तरह मिला वरदान। मगरबी बंगाल असेंबली इंतखाबात बीजेपी का दाव। ममता के मुकाबले सुभाष चंद्र बोस के पड़पोते को बनाया उम्मीदवार। एनजीटी ने श्री श्री रविशंकर को यमुना के साहिल पर प्रोग्राम मुनक्किद करने की दी इजाजत। 5 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया। मरकजी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट को दी जानकारी। 1 हफ्ता कबल ही विजय माल्या छोड़ चुके हैं हिंदुस्तान। तो चलिए खबरों की शुरुआत क्रिकेट से करेंगे और सबसे पहले बात इंडो पाक मैच की करेंगे जो अब धर्मशाला से मुंतकिल होकर कोलकाता पहुंच गया है। जी हां, हिंद पाक क्रिकेट मैच पर सियासी तमाशा हुआ। यह तमाशा भी क्रिकेट के किसी मैच की तरह ही अनसर्टेनिटी से भरा रहा। बिलाखिर जीत इसमें भी क्रिकेट की हुई। आईसीसी ने मैच को धर्मशाला से कोलकाता शिफ्ट करके मास्टर स्ट्रोक मारकर हिंद पाक मैच को संकट से निकाल दिया है। हिंदुस्तान में खेलों में क्रिकेट को अव्वल मकाम हासिल है और जब बात हिंद पाक क्रिकेट मैच की हो तो बात खेल और शौक से बढ़कर जज्बात तक पहुंच जाती है। लेकिन मुल्क में इस मर्तबा खेल पर जमकर सियासत हुई। हिमाचल प्रदेश के वज़ीर आला तो धर्मशाला में हिंद पाक मुकाबले के खिलाफ ही थे। बाद में पाकिस्तान ने भी सिक्योरिटी को वजह बनाकर धर्मशाला में मैच खेलने से इनकार कर दिया। नतीजा आईसीसी ने मैच धर्मशाला से कोलकाता शिफ्ट कर दिया। In this case, it didn't get to that. We looked at the security situation and we agreed in the end that the level of uncertainty that exists around that match was too great to take a risk, and we've agreed that it would be a better decision to relocate. बीजेपी लीडर व बीसीसीआई सेक्रेटरी अनुराग ठाकुर ने हिंद पाक मैच कोलकाता शिफ्ट किए जाने के लिए हिमाचल प्रदेश के वज़ीर आला वीरभद्र सिंह को जिम्मेदार करार दिया। Unfortunately, the kind of atmosphere created by the ruling party is very, very unfortunate. दूसरी जानब वीरभद्र सिंह ने उन पर लगाए जा रहे इल्जामात का दिफा किया है। But it is my duty to warn them beforehand that if in case match takes place there are bound to be certain demonstrations and certain shouting and demonstration, slow-mongering by the ex-servicemen and particularly the family members of the martyrs. This is an unpleasant thing. They have to be prepared for it. अब मैच तो खेला जाएगा, लेकिन हिंद पाक क्रिकेट पर होने वाली सियासत से क्रिकेट हार गया। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज।
तो उधर आईसीसी के जरिए हिंद पाक मुकाबला धर्मशाला से कोलकाता शिफ्ट किए जाने के बाद अब पाकिस्तान ने नया दांव खेला है। अब पीसीबी हुकूमत हिंद से सिक्योरिटी की यकीन दहानी मांग रहा है। बता दीजिए कि हमारे क्या खर्चा पाकिस्तान स्पेसिफिक है, ये न्यूजीलैंड के खिलाफ नहीं है, बांग्लादेश के खिलाफ नहीं है, श्रीलंका के खिलाफ नहीं है, पाकिस्तान के खिलाफ नहीं। आप खुद सोचिए कि अगर आपके ऊपर वार आ रहे हैं तो कोई ना कोई हिंदुस्तान गवर्नमेंट की तरफ से एक एश्योरेंस होना चाहिए कि वी विल डू आवर बेस्ट। बस ये बात है, हम उनसे कह रहे हैं कि आप इतना ही कह दीजिए एट एन अप्रोप्रिएट टाइम। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने दिल्ली के जमुना नदी के किनारे वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल कराने की इजाजत दे दी है। इस फेस्टिवल का इनेकाद श्री श्री रविशंकर फाउंडेशन की जानिब से किया जा रहा है, लेकिन माहौलियाती खदशात को देखते हुए माहिरीन माहौलियात ने इस प्रोग्राम को यहां से रद्द करने की अपील की थी। इनका कहना है कि इस फेस्टिवल के इनेकाद से यहां के माहौलियाती निजाम को काफी खतरा है, जिसकी भरपाई मुआवजों से भी पूरी नहीं होगी। काफ़ी सवालों, जवाबों और खामोशियों के बीच नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने श्री श्री रविशंकर फाउंडेशन को जमुना किनारे वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल कराने के लिए मंजूरी दे दी है। ये फेस्टिवल 11 मार्च से 13 मार्च तक चलेगा, जिसका इफ्तिताह वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी करेंगे। ज़राए के मुताबिक इस फेस्टिवल में तकरीबन 35 लाख लोगों के शिरकत करने की बात कही जा रही है, जिसके बाद माहिरीन माहौलियात ने इस फेस्टिवल के इनेकाद पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। फेस्टिवल पर तनाज़ा इस वजह से भी खड़ा हुआ क्योंकि फेस्टिवल के इंतजामात के लिए फौज का इस्तेमाल किया जा रहा है। ऑपोजिशन का इल्ज़ाम है कि अगर ये फेस्टिवल किसी एक शख्स के जरिए करवाया जा रहा है तो इसमें फौजी मदद और सरकारी इमदाद क्यों दी जा रही है। सवाल सीधा ये है कि फौज जो है उसका ब्याजा इस्तेमाल हो रहा है और बर्ड सेंचुरी बाजू में है, जल मुर्गियों का बड़ा भारी ठिकाना वहाँ है, और इस आदमी ने धक्का पेल करके डीडीए ने 2 बार इसको मना किया है, और जो ट्रिब्यूनल है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है उसने 2 कमेटियां पहुंचाई, दोनों ने एडवर्स रिपोर्ट दी। कोई कर सकता है इस तरह के प्रोग्राम, लेकिन सरकारी खर्च पे आर्मी की मदद से कहा जाता है, और सरकारी बाबा हैं और भाजपा के बाबा हैं, ये तो सबको मालूम है। आर्ट ऑफ लिविंग वाले रविशंकर प्रसाद जी। सवाल वजारत आबी वसाइल पर भी उठे, जिसके बाद उमा भारती को मीडिया के सामने आकर ये साफ करना पड़ा कि इस आलमी फेस्टिवल को करवाने के लिए इनकी वजारत के तरफ से इजाजत देने या न देने की कोई बात ही नहीं है। मैं आपको पूरी तरह से स्पष्ट कर रही हूँ, श्री श्री रविशंकर के कार्यक्रम को स्वीकृति देने या स्वीकृति नहीं देने में हमारे मंत्रालय का कोई रोल नहीं है। दूसरा, मुझे विश्वास है कि श्री श्री रविशंकर जी के सहारे हमें गंगा के कार्यक्रम में आगे वो हमारे साथ होने वाले हैं। अगरचे के नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल को मुनाकिद करने से मना नहीं किया है, लेकिन माहौलियात के मद्देनजर ट्रिब्यूनल ने श्री श्री रविशंकर फाउंडेशन को 5 करोड़ रुपए का इब्तिदाई मुआवजा देने का हुक्म दिया है। ट्रिब्यूनल का कहना है कि जमुना नदी के किनारे फेस्टिवल के लिए तामीराती काम चल रहे हैं, जिससे यहाँ के बायोडाइवर्सिटी किरदार पर खराब असर पड़ेगा। ट्रिब्यूनल ने आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन को यह हुक्म दिया है कि जमुना नदी में एंजाइम नहीं डाला जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से यहाँ का माहौलियाती निज़ाम बुरी तरह मुतासिर होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज़। तो उधर एनजीटी में दरख्वास्त गुजार के वकील संजय पारीक का कहना है कि अपनी कानूनी जिम्मेदारियों को पूरा नहीं करने के लिए डीडीए पर 5 लाख रुपये और दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड पर 1 लाख का जुर्माना आयद किया गया है। इसके अलावा श्री श्री रविशंकर फाउंडेशन पर भी जुर्माना लगाया गया है। एनजीटी ने अपने आदेश में जितने डीडीए और जितनी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको गलत ठहराया है कि उन्होंने उनके फैसले का वायलेशन किया है, इसीलिए डीडीए के ऊपर उन्होंने
जो 5 लाख की कॉस्ट लगाई है, डीपीसीसी के ऊपर 1 लाख की कॉस्ट लगाई है, और ये भी माना है कि जितने भी जो फ्लड प्लेन को डैमेज किया है उसकी जिम्मेदारी जो श्री श्री फाउंडेशन है उनकी है, और इसके अलावा उसको रेस्टोर करने की भी जिम्मेदारी उनकी है, और 5 करोड़ रुपए का उन्होंने उनके ऊपर फाइन किया है। हालांकि फिलहाल उन्होंने जो हम चाहते थे कि ये ट्रिब्यूनल के आदेश की अवहेलना में फंक्शन हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए, वो उन्होंने किसी ग्राउंड के ऊपर, जिससे मैं राजी नहीं होता, मना किया। तो वहीं दूसरी जानिब दरख्वास्त गुजार मनोज मिश्रा एनजीटी के फैसले से थोड़ा मायूस नजर आए। उनका कहना है कि पैसे से माहौलियाती नुकसान की भरपाई नहीं हो सकती है। आज एक तरह से गवर्नमेंट को डिफॉल्ट में पाया है, तो क्योंकि कोर्ट ने गवर्नमेंट को डिफॉल्ट में पाया है और जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उनको डिफॉल्ट में पाया है, इसलिए हर किसी को आज सोचना चाहिए, इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए कि हमने क्या गलती करी और हम जो हैं आगे किस प्रकार से। तो चलिए यहां पर छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के उस पार आपको बताएंगे कि राज्यसभा में शायराना मूड में नजर आए वजीर आजम नरेंद्र मोदी। छोटे से ब्रेक। तो नाज़रीन चलिए सीधे आपको दिल्ली लिए चलेंगे, जहां पर बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है। जेपी नड्डा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे हैं और आसाम असेंबली इंतखाबात के लिए बीजेपी उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी कर रही है। असेंबली इंतखाबात की तैयारियों का बीजेपी ने एक तरह से आगाज कर दिया है। जेपी नड्डा इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। लाहौवाल से ऋतुपर्णा बरुआ, दुलियाजान से फिरोज गोवाला, थिंकंग से बिमल बोरा, छबुआ से विनोद हजारिका, तिनसुकिया से संजय किसान, दिग्बोई से सुरन फुकान, माराग्रेटा से भास्कर शर्मा, डुमडुमा से दिलीप मोरेन, सदिया से बोलिन छेतिया। ये 88 नेम्स भारतीय जनता पार्टी ने आज असम के डिक्लेयर किए हैं। तो बीजेपी ने आसाम असेंबली इंतखाबात के लिए अपने कुछ उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। जेपी नड्डा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से दिल्ली में खिताब कर रहे थे। चलिए आगे बढ़ेंगे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में सदर के खुतबे पर शुक्रिया की तजवीज़ का जवाब दिया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। वज़ीर आज़म ने इस मौके पर अशार पढ़कर समा भी बांध दिया। वज़ीर आज़म का कांग्रेस पर निशाना। मोदी ने कहा कांग्रेस को मौत जैसा वरदान मिला है। मोदी ने अशार के जरिए अपोजिशन को दी नसीहत। वज़ीर आज़म ने सदारती खुतबे पर शुक्रिया की तजवीज़ का जवाब देते हुए कहा कि तमाम अरकान पार्लियामेंट ने सदर जमहूरिया की बात मानी है और ऐवान चलने लगा। वज़ीर आज़म ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि मृत्यु यानी मौत कभी बदनाम नहीं होती और कांग्रेस को मौत जैसा वरदान मिला है। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुल्क को जीएसटी बिल का इंतजार है। उन्होंने तमाम राज्यसभा अरकान से अपील की कि वो इस बिल को पास कराने में ताउन करें। राष्ट्रपति पद की गरिमा और उनके विजन पर भरोसा करते हुए मैं सभी आदरणीय सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कि वे अपने संशोधन को वापस करके राष्ट्रपति जी के अभिभाषण को सर्वसम्मति से धन्यवाद प्रस्ताव हम पारित करें तो एक अच्छी परंपरा जारी रहेगी। मोदी ने कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि इख्तिदार में रहते हुए अगर कांग्रेस ने मेहनत की होती तो मुझे जनधन के तहत खाता नहीं खुलवाना पड़ता। वज़ीर आज़म ने अपनी तकरीर में शायरी को वसीला बनाते हुए निदा फाजली के अशार सुनाकर अपोजिशन को नसीहत भी दी। किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती है, तुम अपने आप को खुद ही बदल सको तो चलो।
यहां किसी को कोई रास्ता नहीं देता, यहां किसी को कोई रास्ता नहीं देता। मुझे गिरा के अगर तुम संभल सको तो चलो। हालांकि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की अपील के बावजूद अपोजिशन ने सदर के खुतबे पर अपनी तरामीम वापस नहीं ली और इसे पास करा लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। तो राज्यसभा में मोदी आज शायराना मोड में नजर आए। छोटा सा ब्रेक लेंगे, कुछ और खबरों के साथ हाजिर होंगे। चलिए ब्रेक के बाद ममता बनर्जी की मालदा में हुई रैली की बात करेंगे। असेंबली इंतखाबात की तारीख के ऐलान के बाद मगरबी बंगाल में सियासत गर्माती जा रही है। मालदा में एक रैली से खिताब करते हुए ममता बनर्जी ने अपोजिशन पर जमकर हमला बोला। কেন্দ্রীয় সরকার থেকে যখন চলে এসেছিলাম তার একটা কারণ ছিল, খুচরো বাজার এফটিআই দখল করে নিয়েছিল। তখন পেট্রোল ডিজেলের দাম রোজ রোজ হু করে বেড়ে যাচ্ছিল। আমরা বলেছিলাম এটা করা যাবে না, এটা আমাদের নীতি বিরুদ্ধ, এটা করলে আমরা কিন্তু গভর্নমেন্টে থাকতে পারবো না। এটা সেদিন নয়, আমাদের নির্বাচনী ম্যানিফেস্টোে বলা ছিল। আর এই কয়েকটা বছর তারা কিন্তু সিপিএম এর সাথে বিধানসভায় একসাথে বসে কাজ করেছে। সুতরাং এই জোটের নামে নকল নাটক আর নতুন কথা বলা হচ্ছে, এটা নাথিং নিউ, এটা নতুন কিছু নয়। বরঞ্চ আমি খুশি হয়েছি যে লুকিয়ে লুকিয়ে নাটক করার থেকে তোমাদের মুখোশটা একটু খুলে গেল। মানুষ তোমাদের মুখ আর মুখোশ দেখতে চায় না। ETV न्यूज नेटवर्क हेड जगदीश चंद्र ने दिल्ली में आज 2 मरकजी वज़रा से मुलाकात की। जगदीश चंद्र ने पंचायती राज के वजीर बिरेंद्र सिंह और वजीर ममलिकत बराए सफाई और पीने का पानी रामकृपाल यादव से मुलाकात की। इस मीटिंग में मुल्क के मौजूदा सियासी हालात पर बातचीत हुई। वहीं ETV न्यूज नेटवर्क हेड जगदीश चंद्र ने कांग्रेस के सीनियर लीडर कमलनाथ से दिल्ली में मुलाकात की। जगदीश चंद्र ने कमलनाथ से मुल्क के सियासी हालात पर तबादला ख्याल किया। कई रियासतों में होने वाले असेंबली इंतखाबात के पेश नज़र इस मीटिंग की काफ़ी अहमियत है। कांग्रेस के लंबे वक्त से रुकने पार्लियामेंट रहे कमलनाथ की कांग्रेस की सियासत में अच्छी पकड़ है। कमलनाथ मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से रुकने पार्लियामेंट हैं। बात विजय माल्या की। मुल्क के मुख्तलिफ बैंकों को कर्ज की अदायगी में नाकाम शराब के ताजिर विजय माल्या एक हफ्ता कबल ही मुल्क छोड़कर जा चुके हैं। मरकजी हुकूमत ने अदालत उज़्मा को इस बात से वाकिफ करवाया। वाज़ेह है कि विजय माल्या मुल्क के बैंकों को 9,000 करोड़ रुपए का कर्ज चुकाने में नाकाम हो गए हैं। बैंकों ने विजय माल्या के बैरून मुल्क दौरों पर पाबंदी आयद करने की सुप्रीम कोर्ट से मांग की है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने विजय माल्या को नोटिस जारी की। एडवोकेट जनरल मुकुल रोहतगी ने बताया कि अदालत के फैसले के मुताबिक विजय माल्या के राज्यसभा ईमेल आईडी पर नोटिस जारी की जा चुकी है। इसके अलावा लंदन हाई कमिश्नर को भी इस बात से वाकिफ करवाया गया है। तो चलिए नाज़रीन, बुलेटिन के आखिर में आप तिरछी नजर का मजा लीजिए, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि आप हमारी वेबसाइट urdu.pradesh18.com पर तफसीली खबरें किसी भी वक्त देख सकते हैं। आदाब।